ये एरो जहाँ पे है ना, ये ब्लैडर है, ये यूट्रस है, ये यूट्रस ऊपर हो रहा है, ये यूट्रस का फंडल रीजन है ये वाला, ठीक है। ये फंडल रीजन में ये आपको नज़र आ रहा है जेस्टेशनल सैक, ठीक है। इसको जब मैंने मेजरमेंट ली तो ये मेजरमेंट बन रही थी 26.7 mm, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मेजरमेंट लेते हैं। 25 mm से ज़्यादा क्या हो रहा है आपको, मसला तो कोई हो रहा है, फ्रेश वगैरह होना था। 26 mm से ज़्यादा बन रही थी, ठीक है। 25 mm से ज़्यादा हो जाए जेस्टेशनल सैक तो उसको हम कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन, बिलाइटेड ओवम एंड एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी, ठीक है। वो हम जब उसकी पैथोलॉजीज पढ़ेंगे ना तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जेस्टेशनल सैक है, ठीक है। ये देख रही है ना, ये फंडल रीजन है ना ऊपर, ये फंडल रीजन है, प्रेगनेंसी है पेशेंट को। तो वो उनका यूपीटी वगैरह पॉजिटिव था और उनको था कि ये प्रेगनेंसी है। ये नीचे यहाँ पे वजाइना लगा रही है, लाइन वजाइना लगा, ठीक है। अब हम इसको प्रॉपर पढ़ते हैं लेक्चर को। तो हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आते हैं, जेस्टेशनल सैक होता है सबसे पहले, ठीक है। प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए जब आप छठे हफ्ते के अंदर मरीज़ को बुलाते हो, जब उसके 2 हफ्ते ऊपर हो जाते हैं तो आप उसको अल्ट्रासाउंड करते हो तो आपको स्ट्रक्चर जो नज़र आता है वो होता है इस तरह का स्ट्रक्चर, देखें राउंड स्ट्रक्चर ऐसा नज़र आता है। तो वो क्या होता है स्ट्रक्चर, जेस्टेशनल सैक। तो जेस्टेशनल सैक की हेडिंग दें आप, हेडिंग जेस्टेशनल सैक। जेस्टेशनल सैक क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जेस्टेशनल सैक, इट इज़ अ सैक, जेस्टेशनल सैक ये एक ऐसी थैली है दैट इज़ फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी ऑन अल्ट्रासाउंड, ठीक है। हमल का जो पहला साइन हमें नज़र आता है अल्ट्रासाउंड के ऊपर वो जेस्टेशनल सैक होता है। ये समझ आ गई। जब आप मरीज़ को 5वें हफ्ते, मैंने कहानी आपको सुनाई थी कि 5वें हफ्ते आ रहा है तो आप कहेंगे जी वेट कर लें, छठे हफ्ते आ जाए। वो छठे हफ्ते आता है तो क्या होता है कि आप जब अल्ट्रासाउंड करते हो तो आपको जेस्टेशनल सैक नज़र आता है और ये पहला साइन है प्रेगनेंसी का। अगर ये आपको इस तरह का राउंड स्ट्रक्चर मिल जाता है फंडस के अंदर तो प्रेगनेंसी है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और इसके बारे में फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी है और इट शुड बी लोकेटेड इन, लिखें लोकेटेड इन फंडल रीजन, शुड बी लोकेटेड इन फंडल रीजन, ठीक है। और इट शुड बी सीन एट 6 वीक, ठीक है। एट द एंड ऑफ 6 वीक, इट शुड बी सीन एट द एंड ऑफ 6 वीक, छठे हफ्ते के एंड पे ये नज़र आना चाहिए। मीन जेस्टेशन से, ठीक है। अब जेस्टेशनल सैक से हम जो है कैलकुलेट करते हैं एज, ईडीडी कैलकुलेट, सॉरी जेस्टेशनल एज कैलकुलेट करते हैं। तो जेस्टेशनल एज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन जेस्टेशनल सैक डायमीटर लिखें, जेस्टेशनल एज लिखें, जेस्टेशनल एज इज इक्वल टू, जेस्टेशनल एज इज इक्वल टू, बराबर का निशान डाल दें, MGSD MM प्लस 30, ठीक है। मीन जेस्टेशनल सैक डायमीटर प्लस 30। इसका मतलब ये है कि जब आप अल्ट्रासाउंड करती हैं आपका जो मीन जेस्टेशनल सैक डायमीटर है, जेस्टेशनल सैक की मेजरमेंट लेंगे ना, वो डायमीटर अगर है 20 mm तो जमा उसमें आप कितना करेंगी 30, ठीक है। 30 कांस्टेंट है ना, तो MM आप लिखेंगे 20 जमा 30 50 हो गया, तो 50 को 7 से डिवाइड करें तो 7 हफ्ते,
जेस्टेशनल एज कितनी हो गई? 7 हफ्ते। ये बताने का मकसद ये है कि बाज़ कोई मशीन, आप ऐसी मशीन के ऊपर बैठ गई हैं जिसमें कोई एरर आ गई है, अदरवाइज़ मशीनें खुद कैलकुलेट करती हैं, आपके सरदर्दी नहीं है। लेकिन कहीं कोई ज़िंदगी में ऐसी मशीन मिल जाती है जिसमें एरर आ गई है, जो वैसे ही को सस्ती मशीन में बैठ गई हैं आप, जो नहीं बता रही जेस्टेशनल एज, तो आपने क्या करना है, ख़ुद अपने इल्म को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट करके मरीज़ को लिख के दे देनी है कितनी जेस्टेशनल एज है। ठीक है, आपने जेस्टेशनल एक मेजर करी, 20 mm आया, जमा 30 कर दिया 50, तो ये 50 दिन बन गए। 50 दिन बनते हैं 7 हफ्ता और 1 दिन। ठीक है जी, तो ये ऐसे हम जेस्टेशनल सैक को लेते हैं। ये समझ आ गई है? ये 3-4 लाइनें लिख ली हैं आपने जेस्टेशनल सैक के बारे में। ये फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। ठीक है, फंडल रीजन के अंदर नज़र आना चाहिए। और क्या लिखा है आपको? फंडल रीजन में नज़र आना चाहिए, फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। और हाँ, 6 वीक एंड पे नज़र आता है। ठीक है, अब ये ऐसा नज़र आता है। इसको हम मेजर कैसे करते हैं? जब हम प्रोब रखते हैं तो फंडल रीजन के अंदर लंबाई वाला एरिया नज़र आता है। ठीक है, लंबा एरिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये वीडियो बनाई है और मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये मैंने मेजर किया। ठीक है, अब ये इसकी लंबाई मैक्सिमम है यहाँ पे ना। आप जैसे हम फ्रीज़ करते हैं, यहाँ पे फ्रीज़ हो गया, एक एरो यहाँ रखा और यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट कर ली, मैक्सिमम लंबाई मेजर होगी। दूसरा फिर उसकी हमने क्या मेजर की? चौड़ाई, ऐसे करके एंटीरियर पोस्टीरियर, 2 डायरेक्शन यहाँ पे मेजर हो गई। ठीक है, जैसा कि इस इमेज के अंदर भी आपको दिखाया गया, 2 मेजर हो गए ना। ये देखें, ये लंबाई मेजर हुई, फिर हाइट मेजर होगी। समझ रही हैं? ऐसे ही हमने जब यहाँ पे इसको रोका, ये 2 मेजरमेंट ले ली। ठीक है, ये प्रोब मैंने रखी लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल समझ है ना, लंबाई में, जैसे मैंने आपको बताया। 2 मेजरमेंट आपने कैसे ली? लॉन्गिट्यूडनली। फिर आपने प्रोब को क्या किया? ट्रांसफर्स किया। तो आपने क्या किया? तीसरी मेजरमेंट ले ली। जैसे कि ये तीसरी मेजरमेंट आ रही है, जिसको हम विड्थ कहते हैं। तो लिख लें आप कैसे मेजरमेंट लेते हैं जेस्टेशनल सैक की? 3 मेजरमेंट लेती हैं। जेस्टेशनल सैक की 3 मेजरमेंट्स लेनी होती हैं, उर्दू में लिख लें बेशक। ठीक है, जेस्टेशनल सैक की 3 मेजरमेंट्स लेनी होती हैं। 2 मेजरमेंट्स लॉन्ग एक्सिस या सैजिटल प्लेन में लेते हैं। लॉन्ग एक्सिस ब्रैकेट में डालते हैं, सैजिटल प्लेन में लेते हैं। 2 मेजरमेंट आपने, ठीक है, लेते हैं जब जेस्टेशनल सैक की लंबाई सबसे ज़्यादा नज़र आ रही हो। ठीक है, जब जेस्टेशनल सैक की लंबाई सबसे ज़्यादा नज़र आ रही हो, तब आपने उसको फ्रीज़ करना है और 2 मेजरमेंट आपने ले लेनी है, जैसे कि तस्वीर के अंदर नज़र आ रही है। एक लेंथ है, एक हाइट है। आइए समझ, शायद आपको समझ आ गई ये बात? ठीक है, वेरी गुड। ये आप समझ आ रही है ना? जब आपने ये 2 मेजरमेंट्स ले ली, ठीक है, जैसा कि ये मैंने आपको फ्रीज़ किया है, सैजिटल प्रोब है, ये ब्लैडर है, तो ये यहाँ पर 2 मेजरमेंट हमने ले ली। अब में हम क्या करेंगे? ये देखें, ये लंबाई आ रही है ना, ये देखें मज़ीद है, यहाँ पे पिछली लंबाई छोटी हो गई है, यहाँ मेजर नहीं करेंगे आप, ये यहाँ पे। ठीक है, ये फ्रीज़ कर लिया हमने। इस इमेज के ऊपर आप मेजरमेंट ले लेंगे, लंबाई, मैक्सिमम लंबाई प्लस चौड़ाई, सैजिटल प्रोब के साथ। अब हमने तीसरी मेजरमेंट कैसे लेनी है? प्रोब को, वहीं पे हम प्रोब को घुमा देंगे, ट्रांसवर्स करेंगे। अब ये देखिए, मैं प्रोब को ट्रांसवर्स कर रहा हूँ, ये प्रोब में ट्रांसवर्स हो रही है। और ये मुझे हल्की सी एक इमेज मिली ना, ट्रांसवर्स किया था मैंने, तो ये यहाँ पे हम तीसरी मेजरमेंट ऐसे करके ले लेंगे। ये अभी देखिए, ये बड़ी बेहतरीन। अब बनाइए, आ रहा है हल्का सा नजर।
बार देखा है, आपको महसूस हुआ है ना। बात करने समझाने का मकसद ये कि ये ट्रांसफर है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे करके आपने 3 मेजरमेंट ले ली, ठीक है। ये जैसे ये 3 मेजरमेंट, ये 3 मेजरमेंट आपने ले ली तो आपको मिलेगा मीन जेस्टेशनल सैक डायामीटर, जिसको हम कहते हैं MGSD। क्या मिलेगा आपको 3 मेजरमेंट्स के बाद? वो मशीन के अंदर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा आपका, कोई उसमें आप मशीन को जब इस्तेमाल करेंगे फंक्शन होगा, आप उस बटन को दबाएंगी, फिर आप मेजरमेंट लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको दे देगा, डायमीटर भी दे देगा, जेस्टर एज भी दे देगा, EDD भी, तीनों चीज़ें वो खुद ब खुद मशीन पर आ जाती हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, सैजिटल प्रोब रख के 2 मेजरमेंट ले ली, ट्रांसफर कर ली, बाकी मशीन आपको खुद बताएगी कि बच्चे की उम्र कितनी है, डिलीवरी कब होगी, इसका साइज़ क्या है, मशीन खुद बताएगी। समझ आ गई है? ये मीन जेस्टेशनल सैक डायमीटर हो गया, ठीक है जी। आगे चलें। ये वही बातें जो मैंने आपको बताई हैं, मीन जेस्टेशनल सैक डायमीटर है, और ये वो, फिर ये भी वही है। हाँ ये वैसे ही देखें ना, ये 2 मेजरमेंट यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे है, ठीक है, 3 मेजरमेंट लेनी है, ठीक है जी। अब जेस्टेशनल सैक के अंदर जो सबसे पहले स्ट्रक्चर नज़र आता है वो आगे लिखें, सेकंड हेडिंग दी यॉर्क सैक की। अच्छा, यॉर्क सैक फर्स्ट स्ट्रक्चर टू बी सीन नॉर्मली विद इन जेस्टेशनल सैक। जेस्टेशनल सैक के अंदर सबसे पहले जो चीज़ आपको नज़र आती है वो क्या है? यॉर्क सैक है, ठीक है जी। अगर आपको यॉर्क सैक नज़र आ जाता है तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। पहले जेस्टेशनल सैक ने कंफर्म किया, अब यॉर्क सैक ने कंफर्म कर दी, ठीक है। विद इन जेस्टेशनल सैक, तो लेट जाए विद इन जेस्टेशनल सैक, ठीक है। आपने जेस्टेशनल सैक दिखा ना बनता है जो, फिर उसके अंदर यॉर्क सैक नज़र आता है। यॉर्क सैक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज। लिखें, यॉर्क सैक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज। इसका क्या मतलब है? हाँ, अगर उर्दू में लिखना है तो उर्दू में लिख लें, अगर अंग्रेज़ी में इस जुमले की समझ आती है तो ठीक है। जितने यॉर्क सैक होंगे उतने ही बेबी होंगे, उतने ही फीटस होंगे, उतने ही नंबर ऑफ प्रेगनेंसी होगी, ठीक है। और यॉर्क सैक के बारे में क्या लिखा है आपने? तो ये यॉर्क सैक है, ठीक है, इस तरह नज़र आएगा आपको, ठीक है। ये एमनियन है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ क्या है, लेकिन ये आप नज़र आ गए यॉर्क सैक इस तरह का होगा। यॉर्क सैक छोटा सा है और जेस्टेशनल सैक बड़ा है, देख रही है ना, ये ऐसे करके जेस्टेशनल सैक है और ये है यॉर्क सैक, ठीक है। अब देखिए यॉर्क सैक का साइज़ 6 mm से कम होना चाहिए। यॉर्क सैक का साइज़ 6 mm से कम होना चाहिए। देखें, यॉर्क सैक का साइज़ 6 mm से कम होना चाहिए। इनर टू इनर, ये इनर ड्राइव देखें ना, ये इनर है, ये भी इनर है। आउटर टू आउटर नहीं करना आपने, बॉर्डर आउटर ना हो, इनर बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक, इनर बॉर्डर आपके 6 mm से कम होना चाहिए साइज़। अगर यॉर्क सैक का साइज़ 6 mm से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये अबॉर्शन है, एबॉर्ट हो जाएगा, ये प्रेगनेंसी चल नहीं सकेगी आगे। अगर यॉर्क सैक का साइज़ 6 mm से ज़्यादा है, हाँ जी जी, हाँ जी, वो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी नहीं है, वो डिजीज प्रेगनेंसी है और वो चल नहीं सकती आगे।
देखिए ना, यॉर्क सैक और इंडिकेटेड यूजुअली इंडिकेटिव एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, फेलियर टू अटेंड यॉर्क सैक व्हेन जेस्टेशन साइकिल ग्राउंड 12 इज आल्सो इंडिकेटर ऑफ फेल्ड प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी फेल हो जाएगी। नहीं, क्यों होगा, ये सवाल है आपका कि ऐसा क्यों होगा। देखिए, ये यॉर्क सैक का जो काम है ना, इसकी एक लिमिट है नेचुरल, कि अगर ये इतना साइज़ होगा, जैसे अब जेस्टेशन सैक का मैंने आपको बताया कि अगर 25 mm है और इसके अंदर आपको कोई एम्ब्रियो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वो एबनॉर्मल रख दें यहाँ पर, मैं पहले देता हूँ, ठीक है। 25 mm साइज़ है आपका जेस्टेशन सैक का नॉर्मल। 25 mm से साइज़ ज़्यादा हो गया और एम्ब्रियो नहीं मिला तो प्रेगनेंसी फेल है, मिस्ड अबॉर्शन है। इसी तरह इसके लिए भी एक लैंडमार्क है, एक लैंडमार्क है कि जब भी साइज़ 6 mm से ज़्यादा होगा तो प्रेगनेंसी फेल होने के पूरे चांसेस हैं। बेहतर है फिर आप उस केस को रेफ़र कर दें ताकि वो आगे गायनेकोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट खुद उसको डील करें। आपका ये केस रेफ़र केस है, आपने डिसीजन, आप अगर आप तजर्बा हो जाता तो ले भी सकती हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना कि 6 mm इसका लैंडमार्क है, 6 mm से ज़्यादा होगा तो ये एबनॉर्मल या मिस्ड अबॉर्शन का केस बनेगा, ठीक है। इसको लिख लें आप, इसको याद रखें आप, ठीक है। क्योंकि ये जो यॉर्क सैक है ये बच्चे को डाइट पहुंचाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है, हमने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे, कोई भी चीज़ एक मखसूस साइज़ के अंदर या मखसूस पैरामीटर के अंदर होती है तो उसकी सर्वाइवल बेहतर होती है। अगर वो चीज़ उस दायरे से बाहर निकल जाती है तो वो खुद उस चीज़ के लिए नुकसानदेह हो जाती है, होती है ना। हमने आपने पढ़ा होगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, पढ़ा है कि नहीं, कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो बुरी चीज़ है, पढ़ा है ना। इसीलिए एक देखें ना, एक आप और मैं, हमारे हर इंसान की एक जिसामत है, एक ख़ास जिसामत के अंदर वो चीज़ क्या कहलाती है, हेल्दी। अब मेरा वेट अगर 200 तक हो जाए तो मैं एबनॉर्मल हो जाऊंगा, अनहेल्दी हो जाऊंगा। अब सवाल ये होगा कि भाई इसका तो वेट ज़्यादा हो गया है, इसको तो ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, आम ह्यूमन बींग से अच्छा होना चाहिए इसको। लेकिन मैं कहूँगा कि यार मेरा वेट बढ़ गया है, मैं अगर इसको 80 तक ले आऊँ, 85 तक ले आऊँ तो मैं हेल्दी हूँगा। शायद समझ आ रही है बात की। इसी तरह यॉर्क सैक का साइज़ आप सोचेंगी कि अगर 7 mm हो जाए, 8 mm हो जाए तो बच्चे की डाइट या हेल्थ के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, आ जाती है ना बंदे के ज़हन में। लेकिन नहीं, हर एक चीज़ की एक ऑप्टिमम कंडीशन होती है। यॉर्क सैक की ऑप्टिमम कंडीशन ये है कि वो 6 mm से कम रहेगा तो प्रेगनेंसी के लिए वो बेनिफिशियल है। अगर उससे वो बढ़ जाएगा तो उसके लिए वो नुकसानदेह है। हाँ, 6 mm से 2 mm होगा तो आपको नज़र ही बहुत कम आएगा। नहीं, वो 3 mm समझे, 3 mm से 6 mm तक होता है, ये 2 mm का नज़र नहीं आता, लेकिन ये होता हो भी सकता है। लेकिन आपने फिर थोड़ा सा वेट करा लेंगे उसको, एक हफ़्ता वेट करा लें, फिर आप देखेंगे साइज़ उसका बढ़ रहा होगा तो 3 mm से 6 mm के दरमियान आपको मिलेगा। लेकिन अगर वो 6 mm से ज़्यादा मिलता है तो वो उसकी अपनी ऑप्टिमम कंडीशन से वो बाहर चली गई है रेंज। जैसे हम खाना खाते हैं तो एक ख़ास मखसूस रेंज तक खाना खाते हैं, जब हमारा पेट भर जाता है तो हम बस कर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम खाते रहें तो हमारी सेहत को नुकसान पहुँचाएगा। अगर हमारे हाथों की ग्रोथ हम एक ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो चीज़ एबनॉर्मल हो जाएगी, उसको हम कहेंगे एबनॉर्मल है। हमारे टिश्यू की ग्रोथ, गर्दन में ग्रोथ बाहर निकल आए तो हम उसको ऑपरेट कराएंगे, एबनॉर्मल केस हो जाएगा। इसी तरह यॉर्क सैक अगर 6 mm से ज़्यादा हो जाता है तो वो एबनॉर्मल हो जाएगा। वो प्रेगनेंसी या तो मिस्ड हो जाएगी, अबॉर्शन की तरफ चली जाएगी, या अगर होगी भी तो वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को एबनॉर्मल करके फिर दोबारा वो 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते के बाद फिर दोबारा वो केस एबनॉर्मल अबॉर्शन की तरफ चला जाएगा। अब उसका इफेक्ट अबॉर्शन की तरफ जाएगा, अल्टीमेटली जो इफेक्ट होगा वो अबॉर्शन की तरफ जाएगा, एबनॉर्मल फीटस की तरफ जाएगा। अब भी मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाया आपको, मैं इसीलिए मिसाल समझ आ गई है ना कि आपने 6 mm से बढ़ के साइज़ होगा तो वो क्यों नुकसान होगा, ठीक है। तो आपको याद ये रखना चाहिए कि 6 mm से ज़्यादा ये जो है नुकसानदेह। लिख लिया इसको आपने? हाँ, 6 mm तो समझ लें कि ये इसका लैंडमार्क है इसका। ये देखें ना, इनर, ये देखें, पढ़ें ज़रा, ये अगर नज़र आती है आपको, यॉर्क सैक लार्जर देन 6 mm, जूम कर लेता हूँ,
आपने नजर आया लार्जर दैन 6 mm आर यूजली इंडिकेटेड ऑफ एबनॉर्मल प्रेगनेंसी। ठीक है, और फेलियर टू आइडेंटिफाई, अगर 12 mm का हो गया और आपको नज़र नहीं आया तो भी फेल्ड प्रेगनेंसी है। ठीक है, इसको भी एक तो ये लाइन आपने लिख ली जो मैंने लिखवाई है, अब अगली लाइन भी आप लिख लें। अगर जेस्टेशनल सैक का साइज 16 mm से ज़्यादा है और यॉर्क सैक नज़र नहीं आता, यॉर्क सैक नज़र नहीं आता, तो ये बिलाइटेड ओवम या एन एम्ब्रियोनिक जेस्टेशन होगी। बिलाइटेड ओवम, BLIGHTED, बिलाइटेड ओवम BLIGH। हाँ, नेक्स्ट एन एम्ब्रियोनिक AN, ठीक है जी। तो यॉर्क सैक के बारे में आपको थोड़ा सा पता लगा कि यॉर्क सैक क्या होता है। अब आगे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे हम थे, ये जेस्टन सैक की मेजरमेंट है। ये देखिए ना, ऐसे नज़र आता है। ये जेस्टन सैक के अंदर हल्का सा ये राउंड सा ना हल्का सा नज़र आ रहा है। अब इसका साइज आप खुद देखें, इनर से इनर करेंगे तो ये 3 mm, ये 2 mm यही बनेगा इसका। ठीक है, यॉर्क सैक ये ऐसे नज़र आ रहा है। ये अब इसमें तो इस इमेज में तो बड़ा बेहतरीन नज़र आ रहा है ना आपको। तो ये यॉर्क सैक भी कब नज़र आता है? 6ठे हफ्ते के अंदर नज़र आता है। यॉर्क सैक कब नज़र आता है जी? लिख लें, 6ठे हफ्ते के बाद, 6ठे हफ्ते के एंड पे ये आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। या 6ठे हफ्ते के एंड पे या 7वें हफ्ते के स्टार्ट में यॉर्क सैक आपको नज़र आता है। अच्छा, अब लीजिए हेडिंग दें, फंक्शन ऑफ यॉर्क सैक। फंक्शन ऑफ यॉर्क सैक, ये एम्ब्रियो स्लैश फीटस को खुराक पहुंचाता है। एम्ब्रियो स्लैश फीटस को
ये खुराक पहुंचाता है। ठीक है, ठीक है जी, फंक्शन हो गया। ये छठे हफ्ते से 12वें हफ्ते तक नज़र आता है। 6 वीक से 12th वीक तक ये नज़र आता है। ठीक है, और इसकी लिखें लोकेशन, इसके आप हेडिंग दे दें लोकेशन। लोकेशन हेडिंग आ गई। ये पहले तो ये इट इज़ अ ब्राइट रिंग, इट इज़ अ ब्राइट रिंग स्ट्रक्चर located inside the gestational sac। एक चमकदार अंगूठी की तरह का गोल सा ये स्ट्रक्चर होता है जो कि लोकेटेड इनसाइड द जेस्टेशनल सैक, जेस्टेशनल सैक के अंदर लोकेट होता है। आउटसाइड द एमनियोनिक कैविटी, आउटसाइड द एमनियोनिक कैविटी। लिख लिए, ये आपका योग सैक हो गया। अब आप लिखें कि एम्ब्रियो स्लैश फिट, एम्ब्रियो लिखें, एम्ब्रियो हेडिंग दें, एम्ब्रियो हेडिंग दे दी आपने। नीचे लिखें सेकंड स्ट्रक्चर सीन इनसाइड द जेस्टेशनल सैक। सेकंड स्ट्रक्चर सीन इनसाइड द जेस्टेशनल सैक। सेकंड स्ट्रक्चर सीन इनसाइड द जेस्टेशनल सैक। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर कौन सा नजर आता है जेस्टेशनल सैक में? योग सैक। सेकंड स्ट्रक्चर कौन सा नजर आता है? एम्ब्रियो। और प्रेगनेंसी की पहले साइन कौन सा है? जेस्टेशनल सैक। तो प्रेगनेंसी का फर्स्ट साइन जेस्टेशनल सैक है। अब जेस्टेशनल सैक के अंदर जो चीज़ पहले नज़र आती है वो योग सैक है, फिर जैसे कि दूसरे नंबर में जो नज़र आती है वो एम्ब्रियो है। ठीक है, एम्ब्रियो कब नज़र आना शुरू हो जाता है? स्टार्ट ऑफ 7th वीक, 7वें हफ्ते के शुरू में आपको एम्ब्रियो नज़र आ जाता है। ठीक है जी, 7वें हफ्ते के स्टार्ट में नज़र आ जाता है एम्ब्रियो आपको। ठीक है, ठीक है, और जैसे ही एम्ब्रियो नज़र आता है आपको कार्डिक एक्टिविटी नज़र आना शुरू हो जाती है। अब आप हेडिंग दे दें कार्डिक एक्टिविटी की। ये भी तो बताना है ना कि बच्चा जिंदा है कि नहीं। कार्डिक एक्टिविटी की हेडिंग दे दीजिए जी। लिखें नीचे, जैसे ही एम्ब्रियो नज़र आता है उसके साथ कार्डिक एक्टिविटी नज़र आनी चाहिए। ठीक है, ये 90% केसेस के अंदर ऐसा होता है। सम टाइम एम्ब्रियो 4 नज़र आया, उसके साथ कार्डिक एक्टिविटी नज़र नहीं आई, तो आप 1 हफ्ते बाद मरीज़ को
दोबारा बुला लेंगे, उसको डेड डिक्लेयर करके परेशान नहीं करना। 90% केसेस के अंदर जब एम्ब्रियो नज़र आता है आपको तो कार्डिक एक्टिविटी आपको लाजमी नज़र आती है, हल्की हल्की फ्लिकरिंग नज़र आती है। लेकिन कुछ 2, 4, 5, 10 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एम्ब्रियो नज़र आया, कार्डिक एक्टिविटी नज़र नहीं आई, तो आपने इसको डेड डिक्लेयर नहीं करना, माँ को परेशान नहीं करना, फैमिली को परेशान नहीं करना। 1 हफ़्ते के बाद उसको दोबारा बुलाना है, ठीक है जी। फिर आपने चेक करना है कि कार्डिक एक्टिविटी नज़र आती है कि नहीं। अगर नहीं नज़र आती है तो फिर कंसर्निंग सिचुएशन है कि 1 हफ़्ता पहले एम्ब्रियो नज़र आया है और 1 हफ़्ते के बाद भी कार्डिक एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चा जो है वो क्या डाई है वो बच्चा, ठीक है। तो ये चीज़ कार्डिक एक्टिविटी नज़र आनी चाहिए। उसके बाद आप हेडिंग दे दें फीटस की। अब देखिए 8 हफ्ते से पहले, 8 हफ्ते के बाद, बल्कि 8 हफ्ते के बाद 8 हफ्ते के बाद फीटस को, एम्ब्रियो को फीटस का नाम दिया जाता है। ये समझ आइए बात, क्या समझ आई है शाइस्ता, आपको क्या समझ आई है इस जुमले से? उसको हम फीटस कहेंगे, फिर हम टर्म चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर बच्चा 8 हफ्ते का है तो हम कहेंगे कि एम्ब्रियो है, ठीक है। अगर वो 8 हफ्ते के बाद है तो उसको हम फीटस कहेंगे, ठीक है। आगे हेडिंग दें CRL। CRL क्राउन रम्प लेंथ। क्राउन रम्प लेंथ, ठीक है जी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कितनी मेजरमेंट्स लेते हैं हम? मेजरमेंट्स कितनी लेते हैं ये तो आपने रिपोर्ट बताया ना, रिपोर्ट हाँ क्या बताया जी? हाँ नहीं सैक की 3 मेजरमेंट बताइए ना। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितने मेजरमेंट लेते हैं आप? 2, एक जेस्टेशनल सैक की, दूसरी फीटस की, जिसको CRL कह रहे हैं। यॉर्क सैक मेजर नहीं करना आपने, हाँ मतलब कर लेते हैं लेकिन ये बहुत कम करते हैं, ठीक है। लेकिन वो कर ले वो भी बात ठीक है। यॉर्क सैक का मेजरमेंट लें 6 mm से कम होना चाहिए वो, ठीक है। तो 3 मेजरमेंट समझ लें, जेस्टेशनल सैक, यॉर्क सैक और CRL क्राउन रम्प लेंथ। तो क्राउन रम्प लेंथ जो है इसको देखें ज़रा जी, ये हेड है, क्राउन कहते हैं हेड को, पता है ना इस बात का, सर का ताज अक्सर हम यूज़ करते हैं, क्राउन प्रिंस क्राउन आपने सुना होगा। तो ये देखें ये मेजरमेंट जो आ रही है सर से लेके रम्प कहते हैं कूल्हे, ये बच्चे की टांग ऊपर निकल रही है ऐसे करके, ठीक है। ये बच्चे का कूल्हा है, ठीक है, कमर का आखिरी हिस्से जो है पेल्विक रीजन है, पेल्विक रीजन। जब बच्चे की फुल लंबाई में आ जाए इमेज आपको सर से लेके रम्प, ठीक है, लेग तक, ये मेजरमेंट आपने ऐसे लेनी है, क्राउन रम्प लेंथ CRL, ठीक है। तो ये आपकी मेजरमेंट आपने लिख लिया कि क्राउन टू रम्प मेजरमेंट लेनी है। और ये मेजरमेंट आप कब लेते हैं? 12 वीक्स तक, ठीक है। CRL आप जब आपको एम्ब्रियो नज़र आता है, ठीक है, 7 वीक से लेके 12 वीक तक आपने CRL लेनी है। कब से लेनी है? 7 वीक टू 12 वीक तक आपने CRL मेजर करनी है, ठीक है। तो CRL मेजर कर ली, तो CRL के बारे में एक और चीज़ आप लिखें, मोस्ट रिलायबल पैरामीटर। ये मोस्ट रिलायबल पैरामीटर है
मोस्ट रिलायबल पैरामीटर फॉर EDD फॉर EDD। क्या समझ आई? सर क्या समझ आई आपको? हाँ, ये लाइन जो लिखवाई है सबसे मतलब रिलायबल मतलब होता है ना, बिल्कुल सही रोज पैरामीटर एक दे कटे देना बढ़िया कर देगा, इससे मतलब परफेक्ट फिट भी बना सकती है। मतलब आप जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर EDD देंगे, आप कहते हैं कि जी बीबी EDD आपकी बन रही है जी 15 अक्टूबर, तो मोस्टली चांसेस हैं कि उसकी डेट 15, 13, 12, 16, 17 उसके डेट के 1-2 दिन आगे पीछे होगी। मोस्ट चांसेस हैं, ये मोस्टली रिलायबल है। आपने देखा होगा कि हम जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं 8वें महीने में, 7वें महीने में करवाते हैं ना, उसमें कहते हैं कि जी आपकी डिलीवरी होगी 25 अक्टूबर को, और आपने जब तीसरे महीने में अल्ट्रासाउंड कराया तो आपने डेट दी 10 अक्टूबर। फ़र्क लग गया ना? 28वें हफ्ते में आप डेट दे रहे हो 25 अक्टूबर की, तीसरे महीने में आप डेट दे रहे हो 15 अक्टूबर की, तो चांसेस क्या है कि डिलीवरी कब होगी? इसका ये मतलब है CRL कि 95% चांसेस जो हैं, 95 केसेस के अंदर ये देखा गया है कि डिलीवरी CRL की जो डेट दी जाती है उसके इर्द गिर्द होती है। तो वो डेट मोस्ट रिलायबल होती है जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर दी जाए और CRL मेजर करने के बाद दी जाए। ये बात याद रखिएगा, इसको लिख भी लिया आपने, ठीक है? तो ये CRL मोस्ट रिलायबल पैरामीटर है, इसकी ये खासियत है। और इसके अलावा दिल का मैंने आपको बता दिया है, कार्डियक एक्टिविटी देखनी है, विटल वाइबल है, ठीक है? हार्ट बीट 120 से 80 होनी चाहिए। फिर ये एक से ज़्यादा आइडेंटिकल फ्रेंटिकल डाइक्रोनिक मोनोक्रोनिक। अच्छा जी, ये आप लिखें ज़रा, जेस्टेशनल सैक की 2 लेयर होती हैं। जेस्टेशनल सैक की ये भी लिख लें, इसको स्टार बना के ना, स्टार नहीं बनाते, स्टार बना के हेडिंग देते हैं हम, ये एक्स्ट्रा पॉइंट नुमाया पॉइंट जैसे हम बनाते हैं वैसे लिख लें कि जेस्टेशनल सैक की 2 झिल्लियाँ या 2 लेयर्स होती हैं। जेस्टेशनल सैक हैज़ 2 लेयर्स, ठीक है? आउटर कॉल्ड कोरियन, आउटर लेयर कॉल्ड कोरियन, इनर लेयर कॉल्ड एमनियन, ठीक है? कोरियन, CHORION, कोरियन। आउटर कोरियन, इनर इनर एमनियन, ठीक है? लिख लिए? अच्छा, आगे लिखें, प्लेसेंटा डिवेल्प्स फ्रॉम कोरियन, प्लेसेंटा डिवेल्प्स फ्रॉम कोरियन। ये जो आउटर लेयर है, ये देख भी लिया अगर तस्वीर में देखना चाहते हैं आप, ये आउटर लेयर नज़र आ रही है, ये कोरियन लिखा भी हुआ है, यहाँ से बनता है प्लेसेंटा आउटर लेयर में। ये अंदर वाली जो झिल्ली है, ये वाली लेयर देखें, ये एमनियन है, ठीक है? एमनियन के अंदर जो है, एमनियन कंटेन्स, लिखें आगे, एमनियन कंटेन्स एम्ब्रियो और फीटस, ठीक है? एमनियोटिक लेयर जो है इसके अंदर होता है फीटस, और इसी के अंदर होता है फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। तो इसके अंदर बच्चा घूम फिर रहा होता है एमनियन के अंदर, एमनियोटिक लेयर के अंदर।
कॉन्सेप्ट बन रहा है, इसका कॉन्सेप्ट बन रहा है आपको कि बच्चा, हम कहते हैं ना एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक फ्लूइड नाम देते हैं ना, ये जो जेस्टेशन है इनर लेयर है, ये देखें इसके अंदर जो फ्लूइड है वो एमनियोटिक फ्लूइड कहलाएगा। इस कैविटी के जो एमनियोटिक कैविटी कहेंगे, और एमनियोटिक कैविटी के अंदर बच्चा होता है, ठीक है। और जो बाहर वाली इसकी लेयर होती है जहाँ से पैंक्रिया वो बनता है, प्लेसेंटा बनता है, जो कि बच्चे को फूड मिलती है जहाँ से, ठीक है। तो बाहर वाली लेयर कोरियन है, जो कि 12 हफ्ते तक कोरियन और एमनियन अलग अलग रहते हैं, ठीक है। 12 हफ्ते के बाद ये एमनियन, जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो ये एमनियन पीछे धकेलता धकेलता कोरियन के साथ बिल्कुल मिल जाता है, और ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप, ये दोनों लेयर मिल जाती है ना, प्रेशर जुड़ जाती हैं, डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, और फिर प्लेसेंटा डेवलप करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लिखें, उर्दू में लिखाऊंगा आपको, 12 हफ्ते तक कोरियन और एमनियन अल्ट्रासाउंड पर अलग अलग नजर आ जाते हैं, और योग सैक भी नजर आता है। कोरियन, एमनियन और योग सैक। बारह हफ्तों के बाद एमनियन कोरियन के साथ मिल जाती है, और योग सैक गायब हो जाता है। ठीक है। इसके बाद 12 हफ्तों के बाद या इसके बाद योग सैक का काम प्लेसेंटा करता है। अब ये बताएं आप, योग सैक का काम क्या था? अब 12 हफ्ते के बाद कौन प्रोवाइड करेगा? प्लेसेंटा। तो ब्रैकेट में लिख लें, यानी बच्चे को फूड प्रोवाइड करना, ताकि जब आप पढ़ें तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा पूरा इसमें बन जाए। शायद ये जो लाइनें मैंने लिखवाई हैं ये समझ आई हैं आपको, जहन में बैठी हैं चीज़ें? पढ़ो। सॉरी, ठीक है, वेरी गुड, यानी कि आपको अच्छी बात है, अंडरस्टैंडिंग है। तो ये 12 हफ्ते तक आपको मैंने बताया है कि एमनियन और कोरियन के दरमियान योग सैक होता है ना, लिखवाया ना। अब जब एमनियन पीछे करके फैल रहा है तो योग सैक को वो डिप्रेस करता रहेगा, सप्रेस करेगा, और योग सैक आहिस्ता आहिस्ता बीच में जाके फंस के और गायब हो जाएगा। जब वो गायब होगा, उसका काम ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उसका काम भी तो किसी ने लेना है ना। तो जैसे अल्लाह की तरफ से साथ साथ प्लेसेंटा डेवलप हो रहा होता है जो बच्चे को फूड देता है। योग सैक जो पहले फूड प्रोवाइड कर रहा था, अब उसका काम ख़त्म हो गया, अब नया काम प्लेसेंटा ने ले लिया और बच्चे की खुराक जारी रही। तो एमनियन पीछे ऐसे जाके कोरियन के साथ मिल जाता है और बच्चे को फूड मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट बन गया आपका, एमनियन, कोरियन, योग सैक, प्लेसेंटा, फूड बने, वेरी गुड। बाकी ये चीज़ें टी साइन और ये जो जब भी आपको प्रेगनेंसी डबल लगे तो वो केस आप अपने पास रखें ना, ये उसकी बारे उसकी डिटेल है डबल प्रेगनेंसी की, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है और ये भी बहुत कम मिलते हैं, रेयर केसेस होते हैं ट्विंस प्रेगनेंसी के कॉमन हो गए हैं अब, रेयर है कि कॉमन है? 100 में से कितने होंगे? 100 में से 2-3 पेशेंट्स ऐसे आएंगे। बात रेयर है ना, तो 2-3 केस आप अपने पास ना रखें, ठीक है, ना रखें। ये क्यों? इसकी वजूहत बहुत है, मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह ये होती है कि अगर बच्चे 2 होंगे
तो उसमें क्या मसाइल पैदा होंगे, चलो आप खुद बताओ, जो आप डील नहीं कर पाएंगी। क्या मसाइल पैदा होंगे अगर आपने देखा कि यॉर्क सैक 2 नज़र आ गए हैं, पहले ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड किया ना, यॉर्क सैक 2 हैं तो बच्चे 2 होंगे, आपको कन्फर्म हो गया ये कि अभी इसकी जो फीटस हैं वो 2 होंगे, ठीक है। चाहे आपको एम्ब्रियो नज़र ना भी आए ना, यॉर्क सैक 2 है ना तो बच्चे 2 हैं, ये आपने जहन में रखना। अब उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, कोई कैसी हो सकती हैं? तो 2 मिनट दे दें क्या बस जी। इसमें ये होगा कि अगर एक बच्चा मतलब प्रोफाइलिक है तो उससे बीच भी हो सकता है, सी सेक्शन सी सेक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। और लेकिन मैंने ट्विंस जो डिलीवरी की थी ना पर वो दोनों प्रोफाइलिक दोनों हो गए थे, दोनों के फैलिक थे, नॉर्मल हुई थी, नॉर्मल। आपने कर ली थी डिलीवरी वो? वेरी गुड, माशाल्लाह। स्किल्स तो आप लोगों के पास अपनी फील्ड के तो माशाल्लाह आप लोग हैं, एक्सपर्टीज़ आपकी हैं, अच्छी हैं। और एक मुझे याद है इससे पहले मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल अगर रोटी एक हो बच्चे 2 हों फिर कोई कॉम्प्लिकेशन बनेगी? किस चीज़ से? एक रोटी है, एक बच्चा खाया करता था, फिर रोटी एक है, बच्चे एक और आ गया, 2 बच्चे खाने लग गए हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगी? क्या कंप्लेन हैं? वीक होंगे? बच्चे वीक होंगे। साथ में ये भी हो सकता है कि जो तगड़ा बच्चा हो वो सारी रोटी खा जाए और दूसरे बच्चे को ना मिले, फिर क्या होगा? हाँ, ऐसा केस किया आपने? एक तो माशाल्लाह हेल्दी है, वेट जो है तो मैं कह रहा हूँ ना कि बच्चा मर भी सकता है, एक बेबी ठीक हो, एक बेबी की डेड बेबी पैदा हो जाए, उसकी वजह यह है कि सारी की सारी खुराक एक बच्चा ले गया है, उधर दूसरी तरफ खुराक ही नहीं जा रही। तो बात करना मकसद ये है कि कॉम्प्लिकेशंस है ना, तो ये केस डील करना आसान नहीं होता, इसकी इवन इसका अल्ट्रासाउंड करना भी बहुत मुश्किल होता है। और हमने अल्ट्रासाउंड किया तो दोनों ही फैले थे, तो हमने क्या करा, नहीं सिर्फ किफैली के ऊपर नहीं रहेंगे ना आप, देखिए आप। हाँ अच्छा, वो अलग बात है, वो एक केस बन गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अगर फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपको नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसी 1 से ज़्यादा है तो आप उसको रेफ़र कर दें, क्योंकि वो मेरी नज़र में वो गुनाह भी आपके पल्ले पड़ जाएगा अगर आप लालच करेंगे कि नहीं ये केस में। ये 2 मिनट रह गए हैं सिर्फ, बस ये बात ख़त्म हो गई है, हमारी बात ख़त्म हो गई है, बात सुन लें। और ये समझ आ गई है आपको कि अगर ट्विंस प्रेगनेंसी हो तो आप रेफ़र कर दें उसको, ठीक है। बस इतनी लाइन मैंने आपको बोलनी थी, आखिरी लाइन। बाकी मेरा ख्याल है फर्स्ट सेमेस्टर हमने नॉर्मल सारा पढ़ लिए, और आपका टास्क ये है कि वो जो मैंने आपको एक टास्क दिया था वो आपने लिख के याद सुनाना है मुझे, और ये जो है ये थोड़ा सा नीट करके लाइएगा चीज़ों को, मैं एक दफ़ा देखूँगा आपसे ना, नीट करना है आपने इसको, आधा घंटा लगेगा आपका, पूरा फर्स्ट सेमेस्टर आपने नीट करके लाना है। कर लेंगे? शायद से कर लेंगे आप, ज़्यादा काम तो नहीं है ना। इसको नीट करके खूबसूरत करके अच्छी अच्छी हेडिंग बना के, ताकि मुस्तकबिल में वो कॉपी हमेशा आपके पास महफूज रहे, आप ड्यूटी पे भी लेके जा सकें। तो इसको खूबसूरत करके प्रॉपर हेडिंग बना के प्रॉपर अकोमोडेट करके अपना कॉन्सेप्ट बना के लिख के, आपका ये टास्क है, ये मैं कॉपी चेक करूँगा आपकी लिखा हुआ, और आपसे मैं वो सुनूंगा कि इसका थोड़ा सा वाइवा भी लूँगा चीज़ों का, इनका फंसाऊँगा आपको, मुश्किल मुश्किल सवाल पूछूँगा, और दूसरा वो आपसे मैं वो भी पूछूँगा। ठीक है, इंशाल्लाह फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन हम देंगे, ठीक है।